बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, इनसे काफी कुछ सीख रहे होंगे। जैसा कि आप सब बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, अब हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स और ये फिजिक्स की बुक जो पुरानी थी उसमें भी था और अभी वाली बुक में भी ये ऐड है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही जरूरी है और वो पेपर में हर दफा आती हैं। ठीक है, उसी तरह ये पुरानी बुक में भी आती थी और अभी भी ये जरूर आएंगी। इस बात की तो फुल गारंटी है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, इस वजह से आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को टिक कर लेना है जो जो मैं बता रही हूँ, और उनको लिख के अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस करके उनको याद कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और मोशन जो है उसकी सारी स्टडी करेंगे, कैसे हो रही है मोशन और किस तरह की मोशन हो रही है, कैसे फोर्स अप्लाई हुई है। इसमें सारी यानी कि हरकत की ही बातें होंगी। कोई भी बॉडी मूव किया है, कोई एटम मूव किए हैं, कोई मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं, इसी लिहाज से इसकी सारी यहाँ पे मोशन का ही आपने डिस्कस करना है। ये पूरा चैप्टर मोशन के बारे में है। ओके, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पेज होता है ये आप लोग नहीं करते क्योंकि ये टीचर्स के लिए होता है, उन्होंने स्टडी करना होता है। इसलिए आप लोग चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आप लोगों को ये मैं दिखा रही हूँ डेफिनेशंस वगैरह मैंने पहले ही लिख दी हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग जल्दी जल्दी इसको समझ लें और याद कर लें। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन है हमारी सबसे पहले मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स क्या करती है? मोशन के बारे में डील करती है कि मोशन किस तरह की हो रही है, किस साइड पे हो रही है, कैसी हो रही है। ओके, किस तरह की हरकत हो रही है। मोशन कहते हैं हरकत को। कोई भी चीज हिल रही है, जैसे आप मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, कोई ट्रेन मूव करी है, कोई बाइसाइकिल मूव करी है, कोई गाड़ी मूव करी है, ये सारी मूवमेंट है, मोशन है। ओके, एंड दी फोर्स दैट चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, कोई बाइसाइकिल मूव कर रही थी तो आप लोग आए हैं, आपने उसको आके स्टॉप कर दिया है, या कोई बॉल वगैरह मूव कर रही है तो बॉल को आपने अपने पाँव से रोक दिया। तो कौन सी फोर्स जो इन मोशन को रोक रही है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मैकेनिक्स, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ बता देना है कि मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है मैकेनिक्स इज डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। मैकेनिक्स के आगे 2 ब्रांच हैं, कौन कौन सी हैं भाई? काइनेमेटिक्स हैं और डायनामिक्स है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में इसी तरह आएगा कि मैकेनिक्स की कौन सी 2 टाइप्स हैं उनको बताएं, तो आप बताएंगे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे और डायनामिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू फोर्स। यानी कि आपने फोर्स के बारे में बात नहीं करनी है, आपने सिर्फ ये बताना है कि बॉडी जो है वो मूव की है, जैसे ट्रेन चल रही है, ठीक है, बाईसाइकिल मूव की है, गाड़ी मूव की है, किसी भी किस्म की मोशन हुई है, बस आपने वो बताना है। उसकी फोर्स कौन सी है, कैसे लगी है, कैसे वो मूव किया, ये कुछ नहीं बताना आपने। ठीक है, जस्ट जब आप मोशन को डिस्कस करते हो, स्टडी करते हो, तो वो होता है काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स में आपने उसकी मोशन के साथ साथ ये भी बताना है कि उसके इफेक्ट क्या हुए हैं, अगर वो हरकत की है बॉल या कोई बॉडी हरकत की है तो अब उस पर क्या क्या असरात पेश आए हैं। ठीक है, डायनामिक्स डील विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि वो जो फोर्स लगी है और फिर उस फोर्स के लगने से किसी भी बॉडी की मोशन में कितना फर्क आया। लेट्स सपोज अगर आपका एक बॉल सीधा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने उसको किक लगा के दूसरी डायरेक्शन की तरफ कर दिया, तो जो आपने फोर्स लगाई उसकी वजह से उसकी मोशन चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो उसको हम कहेंगे कि वो डायनामिक्स की एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है इन आवर डेली लाइफ। ये आपने स्टडी कर लेना, बस इसमें याद आपका करने वाला कुछ नहीं। एग्जांपल्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। डेली लाइफ में आप कार को देखते हो, बस को देखते हो, बाईसाइकिल को देखते हो। जब आप लोग कार, बाईसाइकिल, बस, मोटरसाइकिल वगैरह को स्टडी कर रहे हैं तो ये सारी की सारी मोशन हो रही है ना, तो ये मोशन किस में आएगी? मैकेनिक्स में। इसी तरह ये नीचे वाला पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है, ये आपने लर्न नहीं करना। जो लर्न करने वाला है वो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वेक्टर एंड स्केलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। ओके, तो ये आपने स्टडी कर लेना है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में मस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, इस तरह क्वेश्चन आएगा। आप लोगों ने सेंटर में लाइन लगानी है, एक तरफ स्केलर की डेफिनेशन लिखनी है, एक तरफ वेक्टर की। उसी तरह स्केलर की एग्जांपल्स देंगे, वेक्टर की एग्जांपल देंगे, और इसके अलावा आप स्केलर में लिखेंगे कि स्केलर को आप ऐड कर सकते हैं लेकिन वेक्टर्स को आप स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते। ठीक है,
मैंने पहले ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सारा प्रोसीजर बता दिया है। ये अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसको लिखना सीखेंगे हमने क्या क्या लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको स्केलर के बारे में बताती हूँ। स्केलर का मतलब क्या है? अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely by its magnitude only। यानी कि स्केलर वो चीज है जिसमें हम कंप्लीटली क्या यूज करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड आपने पहले चैप्टर में कर लिया है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक नंबर और साथ में उसका एक यूनिट। पढ़ा है ना आपको? जिन बच्चों को नहीं मतलब समझ आ रहा वो पहले चैप्टर के लेक्चर्स देखें, उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड इंक्लूड अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। मैग्नीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है, ओके। तो जो चीज आपने याद करनी है वो एक येलो ब्लॉक है जो डेफिनेशन है स्केलर की। कि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब की जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड की वजह से, ठीक है। और नीचे आपने मैग्नीट्यूड का बताना है कि मैग्नीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। एक नंबर होता है और एक उसका यूनिट होता है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जब आप स्केलर वाली साइड पे डेफिनेशन और ये लिख लेंगे, फिर आपने एक स्टेप लिखना होता है स्केलर की एग्जांपल्स क्या है। तो आप हेडिंग दे लेंगे एग्जांपल, और एग्जांपल जो आएंगी वो ये यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये सारी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? ये स्केलर की एग्जांपल है, ओके। आपने ये याद कर लेना है। मैंने आप लोगों के लिए ये ब्रैकेट्स लगाई होती है ताकि आपको समझ आ जाए याद कितना करना है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, कौन कौन सी है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, हम बता देते हैं भाई इधर से ले कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, जितना भी आपने बताना हो। लेंथ है, जब आप लेंथ बताते हैं तो लेंथ लंबाई को कहते हैं, वो भी डिस्टेंस की तरह ही है। टाइम है, टाइम बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हम ये तो नहीं कहते इस तरफ को जाओगे तो इतना टाइम होगा, ये तो नहीं ना हम कहते। हम इतना ही बताते हैं भाई 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं या 12 बज गए हैं। स्पीड हो गई, स्पीड जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड के लिए भी हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, ठीक है। आप बस इतना बताते हो भाई हमारी गाड़ी की जो है ना वो इतनी स्पीड है, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी, किसी भी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है उसको भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ता है या कम होता है कभी वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो वेदर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है ये एक स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल है। उसके बाद आपने नीचे वाला पॉइंट राइट करना है, इसको आप स्टार लगा कर राइट कर लीजिएगा। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स, ठीक है। स्केलर को हम नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। नीचे उन्होंने एग्जांपल भी दी है, 5 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर्स। दोनों में मीटरों का यूनिट सेम था और 5 और 3 ये नंबर्स थे, इनको ऐड किया तो टोटल 8 बन गए। ये उसकी एग्जांपल है, ओके। तो जब आपने डिफरेंस राइट करना है आपने इस बात को याद रखना है, आपने सेंटर में लाइन लगा के इस तरफ स्केलर की सारी चीजें राइट करनी है, दूसरी साइड पे वेक्टर की चीजें राइट करनी है, ठीक है। सबसे पहले स्केलर की डेफिनेशन लिखें, फिर एग्जांपल्स लिखें, फिर ये बताएं कि स्केलर को आप ऐड कर सकते हैं। उसी तरह वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल बताएंगे और बताएंगे कि वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते स्केलर्स की तरह, ठीक है। तो ये है वेक्टर की डेफिनेशन। A vector is that physical quantity which need magnitude as well as direction। ऊपर मैं बार बार डायरेक्शन का नाम ले रही थी ना, वो इसीलिए ले रही थी कि वेक्टर में हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन हमें स्केलर्स में डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, ओके। तो ये डेफिनेशन है, आपने इसको अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस करके इसको याद कर लेना, ठीक है। As direction is describe it completely, okay। तो ये डेफिनेशन हो चुकी है। अब नीचे इसकी एग्जांपल्स दी हुई है, एग्जांपल वाली लाइन मैंने बता दिया, आपने यहाँ से याद करना है। वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर में क्या चीज आ रही है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अब अगर आपने सफर करना है पसरूर से किसी भी शहर तक का, लेट्स सपोज हम पसरूर से लाहौर जा रहे हैं या कराची जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमने जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो बताना है कि हम कैसे जल्दी पहुंच सकते हैं। कोई कहते हैं ना शॉर्टकट बताएं, तो जब हम शॉर्टकट रास्ता लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। और जब हम अपने ही रूट से जा रहे हैं, जो मतलब नॉर्मल लंबा रूट होता है, लॉन्ग रूट होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है, उसको हम कहते हैं वो डिस्टेंस है, ओके। इनमें आगे आप इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में भी आप लोगों को पता है हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि हमने किस तरफ को मूवमेंट करनी है, मोशन करनी है। ये भी इसकी भी डेफिनेशन आगे आएगी शॉर्ट क्वेश्चन की तरह, वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की भी डेफिनेशन आगे आनी है, फिलहाल आप इसको ऐसे ही याद कर लें। वेट है, वेट आपको पता है ग्रेविटी की वजह से होता है, और वेट में और मैस में डिफरेंस पहले चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैंने वो आपको लिखवाया भी हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं लिखा अभी तक या जिन बच्चों ने भी याद नहीं किया मैथ्स में और वेट में डिफरेंस वाला क्वेश्चन, वो पुरानी वीडियो निकाल लें, वहां से देखें और उसको याद करें, ठीक है।
आगे लिखा हुआ है फोर्स ईटीसी। फोर्स की डायरेक्शन होती है, अगर आप गौर करें तो हम कहते हैं हमने बुक को मूव करवाया, ठीक है, जैसे मैं पेंसिल को मूव करवा रही हूँ तो ये डायरेक्शन है। अगर मैंने आगे को मूव करवाना है तो मैं फोर्स भी आगे को ही लगाऊंगी, अगर मैंने पीछे को मूव करवाना है तो मैं फोर्स भी पीछे को ही लगाऊंगी, इसको खींचने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ। तो ये फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। ओके, तो यहाँ तक आपने इसको कर लिया है। इसके बाद आपने बताना है कि वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते स्केलर्स की तरह। यहाँ पे देखिए, वेक्टर कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स, तो ये आपने लिख देना है, बस आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि मैम हम वेक्टर को क्यों नहीं ऐड कर सकते स्केलर्स की तरह, तो वो आपका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बेटा वेक्टर में आ जाती है डायरेक्शन। देखिए, अगर एक फोर्स इधर को मूव कर रही है, ठीक है, आपकी लेफ्ट साइड पे, और दूसरी फोर्स राइट साइड पे मूव करवा रही है बॉडी को, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो उनकी डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, वो तो खत्म हो गया। तो इस वजह से हम इनको स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने का एक और तरीका है, वो हम आगे भी पढ़ते हैं, तब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो की समझ आ रही है बेटा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट पेज ओपन कर लिया है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे भी आपको कुछ याद करने वाली चीजें हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में है कि वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्केलर के बारे में ज्यादा आगे डिटेल नहीं है, लेकिन वेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर बार बार यूज होने आगे भी, इसलिए वेक्टर की प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन की। Symbols used for a vector is a bold-faced letter such as A, V, F and D। यानी कि जो भी सिंबल आप यूज करते हो आपने उनको बोल्ड कर देना है तो वो शो हो जाएगा, वो एक वेक्टर है। ओके, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को जब आप पेंसिल से लिख रहे हो तो बोल्ड करने की समझ नहीं आती, कितना बोल्ड करें या कैसे करें। तो उसके लिए फिर उन्होंने बोला अगर आप बोल्ड नहीं कर सकते तो नीचे एक और आपको तरीका बता देते हैं, ये लाइन में यही बताया है। तो वो तरीका होगा कि आप एरो हेड लगा लेंगे, देखिए जैसे उन्होंने नीचे लगाया हुआ है। ठीक है, आप कैसे इसको लिख सकते हैं, दी लेटर्स विद अ स्मॉल एरो ओवर इट। लेटर्स के ऊपर छोटा सा एरो लगा दो तो आपको बोल्ड करना नहीं पड़ेगा, आप एरो लगा के भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, पहला आप बोल्ड कर लें और दूसरा आप एरो हेड लगा लें। ठीक है, तो मैंने ये मार्क किया हुआ है, जितना जितना आपने याद करना है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है, इसके बाद जो नीचे वाला याद करने वाला काम है वो ये है, जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह, ग्राफिकली। ग्राफिकली कहते हैं पिक्चर बना के। यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये पिक्चर्स, तो यहाँ पे ये जो पिक्चर्स नजर आ रही हैं ये पिक्चर किसकी है, ये ग्राफ बना हुआ है एक। ठीक है, ग्राफ कहते हैं जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, कोई एंगल बन रहा होता है, ये सारे ग्राफ होते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और थीटा वगैरह इनका नहीं पता, ये जो फिगर बनी हुई है इसकी समझ नहीं आनी, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी कि आपने कैसे लर्न करना है, कैसे इसको बनाना है, इसका तरीका क्या है बनाने का, एक्स एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस कहाँ है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। क्या करेंगे आप, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है इसको, और यहाँ पे इसका या एंड जब आया है तो एंड पे आपने एक एरो लगा दिया है, एरो शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, क्या आपने किस सिमत में फोर्स लगाया है, आपने इस साइड पे फोर्स लगाई है। ठीक है, द लेंथ इज द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो लेंथ है, ये जो लंबा है, कितना लंबा ये लाइन कितनी लंबी लगाई है आपने, ठीक है, ये बता रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, लेट्स सपोज आपने कहा था कि भाई 5 सेंटीमीटर जो है ना वो गाड़ी मूव की है, तो 5 सेंटीमीटर जो है ये सेंटीमीटर में उसकी लाइन हमने बना दी है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है और एरो बता रहा है उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, and the vector quantity according to the suitable scale while the direction of arrow include the direction of the vector। एरो जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है, और सूटेबल स्केल जो उसने यहाँ पे लाइन बोली है, सूटेबल स्केल का मतलब ये होता है कि जो भी आपने यूज करना है, अगर आप कहते हैं कि मैंने 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया है, ठीक है, तो जो 10 किलोमीटर आपने डिस्प्लेसमेंट तय किया वो किलोमीटर तो मैं इस ग्राफ में नहीं ना बना सकती, मैं इतना लंबा रोड कैसे इस ग्राफ में बना कर बताऊंगी। तो उसके लिए फिर मैं यूज कर लूंगी एक छोटा स्केल, यानी कि मैं कहूंगी अगर 1 किलोमीटर इसने फासला तय किया तो वो 1 सेंटीमीटर है, अगर 2 किलो तय किया तो वो 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह जब अगर वो कह रहा है कि मैं उसने 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया है तो 10 किलोमीटर को मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन बना दूंगी। ठीक है, आपने इनको कंपेयर कर लेना होता है छोटे क्वांटिटीज के साथ जो आपकी स्केल के साथ हो। ठीक है, तो ये देखिए स्केल, आप लोगों को स्केल का पता है कि स्केल के ऊपर छोटे छोटे दर्जे लगे होते हैं, जैसे ये है 1 2 3, तो हमने उसको कन्वर्ट कर देना है 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप इजीली फिर इसको रीड आउट कर सकेंगे कि अगर उसने कहा 10 किलोमीटर फासला तय किया है तो आप क्या करेंगे, आप 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इजी था। इसके बाद जो याद करने वाली चीजें हैं वो यहाँ पे हैं।
कि आपने समझना है यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस हैं ये किस तरह होती है, क्योंकि एरो हेड में हमने डायरेक्शन बहुत ध्यान से करनी होती है वेक्टर में। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई हुई है उसने, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है और साउथ है। तो आपको पता है नॉर्थ और साउथ एक साइड पे होते हैं, ईस्ट और वेस्ट एक साइड पे होते हैं। ओके, तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। नॉर्थ आप पे होगा ऊपर, साउथ नीचे होगा। उसी तरह वेस्ट आपके लेफ्ट हैंड वाली साइड पे होगा और ईस्ट आपके राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, इसको एक दो दफा अपने आके प्रैक्टिस करके इसको लर्न कर लेना आपने। ओके, इसके बाद जो याद करने वाली चीजें हैं बेटा, वो मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये मार्क किया, इसको याद करना है। मोस्टली कहते हैं ज्यादातर वी यूज एनी टू लाइंस, हम कोई भी दो लाइंस यूज करते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं ये देखें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर गिर रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन थी और उसके ऊपर ये दूसरी लाइन आके गिर गई है बिल्कुल सीधी, तो हम इसको कहते हैं ये एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है जो स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो 90 डिग्री का एंगल अगर बच्चों को 7 में या 6 में पढ़ाया गया तो उनको याद होगा, ये मैथ में बार बार पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश। एक्स एक्स डैश का मतलब क्या है, ये जो इधर ई है ना, ई पे हमने लिखना होता है एक्स, और ये जो डब्ल्यू है इस पे लिखते हैं हम एक्स डैश। उसी तरह ये जो एन है इसकी जगह पे लिखा जाता है वाई, और ये जो नीचे इसकी जगह पे लिखते हैं वाई डैश। ये नीचे आपको ग्राफ दिखाती हूँ, ये देखें, ये नीचे वाला ग्राफ देखें बेटा, इसमें आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए भाई, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ पे ऊपर वाई बना है और नीचे वाई डैश बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स और एक्स डैश वाली जो लाइन है ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन है ना ये, इसको आप कहते हो एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको आप कहते हो वाई एक्सिस। बिल्कुल सीधी लाइन जो वर्टिकल है ये हो जाएगी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वो यही बताना जा रहा है कि हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट, कहता है वो पॉइंट जहां पे दोनों एक्सिस आके मिल रहे हैं, ये पॉइंट है ना सेंटर वाला, जहां पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो वो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं वो है ओरिजिन। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस, व्हाट इज ओरिजिन। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस पूरे पैराग्राफ में कवर हो जाएंगे यहां से लेके यहां तक। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस पैराग्राफ से कवर कर लेने हैं। ओरिजिन की डेफिनेशन यही होती है कि वो पॉइंट जहां पे दोनों एक्सिस आके मिल जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको हम कहते हैं वो ओरिजिन है। द ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ, ओरिजिन को आपने ओ से डिनोट करना है। दीज एक्सिस इज कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसका एक और नाम है वो है रेफरेंस एक्सिस। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रेफरेंस एक्सिस। तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, इसलिए मैं कह रही थी कि आपने हर एक स्टेप को ध्यान से सुनना है ताकि आपको समझ आए कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ओके, इसके बाद नीचे हमारे पास ये पैराग्राफ आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे है हमारे पास एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ, वो एग्जाम्पल आपने ध्यान से करनी है। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर v, आपने वेलोसिटी शो करनी है। इसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड, किसी भी चीज की वेलोसिटी, यानी कि कोई गाड़ी मूव की है तो उसकी वेलोसिटी बता रहे हैं। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आपने साथ उसका एंगल बनाना है 60 डिग्री का। ठीक है, टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है। तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि उसने बोला है 300 मीटर पर सेकंड, तो 300 तो हम अपने ग्राफ पे बना नहीं सकते, इतने ज्यादा नंबर हम कैसे बनाएंगे। हम इस 300 को कन्वर्ट करेंगे अपने स्केल के लिहाज से छोटे डिजिट्स में। तो आप 1 सेंटीमीटर को 100 कर इक्वल रख लो, तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर जो है वो 300 के इक्वल होगा। ये देखें भाई, नीचे भी उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंक्लूड नॉर्थ टू ईस्ट, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सारा कुछ आपने ड्रॉ करना है, ये उसने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये जब ड्रॉ कर लेंगे आपने इसको ध्यान से प्रैक्टिस करके ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको स्केल, सूटेबल स्केल बनाओगे। सूटेबल स्केल कैसे बनाएंगे, हमने एक 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में जब उसको आपने लिख लिया है तो आप बताएंगे कि अगर 300 मीटर पर सेकंड है तो वो 3 सेंटीमीटर का होगा। तो ये लाइन आपने 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन ड्रॉ करने का भी एक तरीका होता है, आपको कैसे पता चलेगा आपने इधर कोई लाइन ड्रॉ करनी है। कुछ बच्चे सोचेंगे हम इधर को ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ये वाली कुछ ये वाली, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से आपके जहन में आ सकता है। तो आपने लाइन को ड्रॉ करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ है। उसने खुद बोला है नॉर्थ से साउथ, तो ये नॉर्थ है और
नॉर्थ से ईस्ट है, हाँ नॉर्थ से ईस्ट, तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ओके, तो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में ये लाइन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उसने ये बोली है उसका एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री का। तो आपने एक डी लेनी है, डी को इसके सेंटर में रख के जहां पे 60 डिग्री का एंगल बनता है वहां पे आपने एक डॉट लगा देना है। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ आप डॉट लगाएंगे और लाइन को सेंटर से लेके यहाँ तक कितना आपने आगे लाइन को चलाना है, 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो आपने स्केल रखना है इधर, मैं आपको स्केल रख के दिखाती हूँ, ये देखें। ऐसे आप स्केल रखेंगे और 3 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगा लेनी है। ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है 3 नहीं, 3 से थोड़ी सी छोटी है क्योंकि इन्होंने बुक पे बनाया है। आपने जब बनानी है आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। ठीक है, पहले आपने डी रखनी है सेंटर पे, डी सेंटर पे रख के आपने निशान लगाना है कहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे आके 60 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर आपने लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन जो है वो आपने 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। ओके, अब आपको ये समझ आ गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ सकती है, उसमें आपने इसको बना के दिखा देना। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने ये सूटेबल स्केल बताना है और ऊपर वाली ये लाइन बतानी है कि आपने जो है ना वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता देना है, या अगर उन्होंने नॉर्थ से साउथ का हुआ है या ईस्ट का हुआ है तो जिस हिसाब से उन्होंने कहा है आपने उस हिसाब से लिखना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये वाला कर सकते हैं, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाला, जो भी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये एग्जांपल हो चुकी है अभी तक, तो आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग जो है आगे भी पढ़ेंगे, आपको आगे भी समझ आती जाएगी। आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर किया करें बेटा। ये आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को भी बताया करें ताकि वो भी मेरे लेक्चर्स को प्रॉपरली सुने, उनको भी समझ आए और साथ में वो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, वो भी उसी तरह ही है। ड्रॉ अ फोर्स एफ, हमने वेलोसिटी को ड्रॉ किया था, अब हमने ड्रॉ करना है वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, वो है 350 न्यूटन एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो साथ में उसने एंगल भी बताया है 60 डिग्री का। आपने एंगल लेना है विद एक्स एक्सिस। तो अब बात आ गई ना एक्स एक्सिस की, जो मैं पहले बात कर रही थी कि कभी वो नॉर्थ साउथ कहेगा, नॉर्थ ईस्ट कहेगा, नॉर्थ वेस्ट कहेगा, और कभी वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहेगा। तो जिस तरह का वो क्वेश्चन कहेगा आपने उसी तरह उसको कन्वर्ट कर देना है और इसको लिख के प्रैक्टिस भी करनी है अच्छी तरह, ताकि आपको याद रहे कि आपने नॉर्थ कहाँ बनाना है, ईस्ट कहाँ बनाना है, वेस्ट कहाँ बनाना है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे सोल्यूशन देखें आप। सोल्यूशन में उसने डायग्राम बना दी हुई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको लिखने की भी तरतीब होती है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है। ओके, ऊपर वाले वाई पॉजिटिव है और नीचे वाले में वाई नेगेटिव होता है। जो आपने लाइन ड्रा करनी है वो है 350 न्यूटन की। तो मैंने आपको बताया था आपने इसको कन्वर्ट करना होता है सूटेबल स्केल में। तो आप लेट कर लें कि जो आपका 1 न्यूटन है ना, 100 न्यूटन, आपका जो 100 न्यूटन है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। ये देखें जी, 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो उसी तरह जब 350 की बात करेंगे तो वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सूटेबल स्केल बनाना बहुत जरूरी होता है, इसको अच्छी तरह बनाइएगा ताकि आप लोगों को ये लाइन ड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है, अब हम उसने कहा था एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना है, तो हम यहाँ पे डी रख के चेक करेंगे हमारा 60 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है। 60 डिग्री का एंगल यहाँ बना है। ठीक है, अब आपने इसको लाइन के साथ ड्रॉ कर देना है और लाइन कितनी होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप स्केल रखेंगे इधर और साथ में आपने मेजर करनी है 3.5 सेंटीमीटर की लाइन। इन्होंने बहुत छोटी बनाई है क्योंकि ये बुक पे बनाई है, आपने प्रॉपर पूरी 3.5 सेंटीमीटर की ही बनानी है। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 2.2 हो चुका है। अब आपको मैंने बताया था कि वेक्टर को जो ऐड करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है स्केलर से, तो उसको अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस वाली हेडिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब बेटा ये होता है कि जब दो वेक्टर्स आप लोग मतलब कि दो फोर्सेस लगा रहे हैं एक ही बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है और कैसे लग रही है उसको हम कहते हैं वो है रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं, वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स। हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं टू गेट अ सिंगल वेक्टर, और उनसे एक सिंगल वेक्टर आप बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है, it has the same effects as the combined effect of all the vectors to be added। कहता है इसका मतलब है कि जितने भी वेक्टर्स जो हैं वो किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं उन सबको हमने कलेक्टिवली उसका रिजल्टेंट बता दिया है कि टोटल कितना रिजल्टेंट हुआ है। ओके, तो इसको करने का एक तरीका है वो मैं आपको भी बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, एक बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई की गई है वो इस साइड पे अप्लाई की जा रही है, उसी तरह दूसरी फोर्स जो अप्लाई की जा रही है वो इस साइड पे अप्लाई की जा रही है। तो दो डायरेक्शन है। अब आपने अगर रिजल्टेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपने फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर देना सेकंड वाले वेक्टर के हेड के साथ।
तो जब आप फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करोगे सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, तो ये जो अभी लाइन आपने ड्रॉ की है ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। इसको आगे भी वो एक्सप्लेन करता है, वहां पे भी आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे नीचे वाले में एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली कहते हैं वो जो मैंने ऊपर अभी ग्राफ बना के आपको दिखाया है ना, जो मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं फिर उसको तीसरी लाइन जो बनाई है उसको जोड़ने के लिए। तो ग्राफिकली का मतलब यही होता है। ये देखो यहाँ पे फिगर बनाई हुई है उन्होंने कि 2 फोर्सेस अमल कर, एक इस साइड पे है एक इस साइड पे है। अब हमने इसका अगर रिजल्टेंट निकाला है तो हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपनी टेल लेके जाएंगे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर के हेड के पास, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। अभी आप इसको रीड आउट कर लो। इसका नाम है हेड टू टेल रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका पेपर में इसी तरह आएगा। व्हाट इज हेड टू टेल रूल? डिफाइन एंड ड्रॉ अ डायग्राम। तो आपने सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, वो ये येलो ब्लॉक है जो आपने याद करना है। इसके बाद आपने इसकी डायग्राम बनानी है जो नेक्स्ट पेज पे बनी है, वो वाली मैं आपको समझा देती हूँ। आपने वो वाली डायग्राम बनानी है। ओके, तो अभी इसको स्टडी करते हैं। टू एड अ वेक्टर, आपने जब भी किसी वेक्टर को ऐड करना होता है, टू एड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, रीड्रॉ कहते हैं कोड लाइन। नाउ रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच दैट द हेड ऑफ वन लाइन, यानी कि पहली लाइन का जो हेड हो कंसाइड विद द टेल ऑफ अदर। तो आपका जो आप रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे हो उसकी टेल वहां से शुरू हो। एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो आपने यहां से अपनी टेल लेके जानी है एंड वाले वेक्टर से और फर्स्ट वाले वेक्टर के पास लेके जाएंगे, तो आपका जो ये रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम समझाती हूँ वो कैसे करनी है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दे। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये बनी हुई है डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है आपने यही उस पेपर में भी बनानी है। बेशक आप लोग ये रीडिंग्स जो हैं ये डिफरेंट रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन डायग्राम आपने इस तरह की बनानी है कि एक ये वेक्टर था और एक ये 2 वेक्टर थे, और आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये तीसरी लाइन है जिसमें आपने अपने जो वेक्टर ड्रॉ किया है उसकी टेल स्टार्ट किया है पहले वेक्टर की हेड से और उसको जाके जोड़ दिया है दूसरे वेक्टर के हेड के साथ। तो ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, आपने ये वाली डायग्राम ड्रा करनी है और इधर से इस साइड से कुछ भी याद करने वाला एज सच नहीं है। तो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, वो है रेस्ट एंड मोशन। और ये जो टॉपिक है ये इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट कहते हैं कोई चीज जो रुकी हुई है। ठीक है, जैसे मैं अभी बात करती हूँ, ये मैंने स्केल रख दिया है आपकी बुक के ऊपर। ठीक है, तो ये रुक गया, स्टॉप है, रेस्ट की हालत में है। तो आप बोलोगे कि ये अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, यानी कि अगर आप देखो टेबल की बाकी चीजों के लिहाज से ये मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ये रेस्ट में है। उसी तरह जब हम बात करते हैं मोशन की, तो वो चीज जो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अगर मैं इसको हिलाना शुरू कर देती हूँ स्केल को, तो अब ये हिल रहा है, तो इसकी बाकी चीजें तो टेबल की नहीं हिल रही, बस ये स्केल मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि स्केल किस हालत में है? स्केल मोशन में है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, यानी कि उसके इर्द गिर्द बाकी चीजें तो नहीं हिल रही लेकिन ये खुद मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है ये मोशन में है। तो यहाँ पे यही आप लोग स्टडी करोगे जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई है। रेस्ट एंड मोशन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में इसी तरह आएगा, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, या डिफरेंस की तरह भी आ सकता है, 2 तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो रेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन, अगर कोई भी जिस्म अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, इट्स सेड टू बी एट रेस्ट, तो हम इसे कहेंगे कि ये रेस्ट की हालत में है। यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक मोटरसाइकिल नजर आ रही है। इस मोटरसाइकिल के ऊपर ये जो लड़का बैठा हुआ है ये इसको चला नहीं रहा, ठीक है, बस बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है ये रेस्ट की हालत में है। अगर ये लड़का इसको स्टार्ट करता है और इसको चलाना शुरू कर देता है तो आपको नजर आएगा कि ये मोटरसाइकिल चल रही है, तो आप कहेंगे कि मोटरसाइकिल मोशन की हालत में है। ठीक है, तो एक ही चीज है, लेकिन जब वो हिलती है तो आप उसको कहोगे वो मोशन में है, और जब वो रुकी हुई है तो आप कहोगे वो रेस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे, अ मोटरसाइकिल इज स्टैंडिंग ऑन रोड, एक मोटरसाइकिल रोड के ऊपर खड़ी है, इसका मतलब है ये एग्जांपल होगी रेस्ट की। ओके, तो ये आपने एग्जांपल लिख देनी है। इसके अलावा भी आप और भी दे सकते हो, आप बुक लाइंग ऑन टेबल, एक किताब टेबल के ऊपर पड़ी है या एक पेंसिल टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। इसके अलावा आपको और भी जो भी समझ आया वो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ठीक है, आप बाईसाइकिल का बता सकते हो, मोटरसाइकिल का बता सकते हो, कुछ भी चीज अगर कोई रोड पे रुकी हुई है, चल नहीं रही, तो वो रेस्ट की हालत में है। अगर आप खुद बैठे हुए हैं, आप सिट हैं, तो आप अपनी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि हम रेस्ट की हालत में हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपको ये मोशन की एग्जांपल नजर आ रही है, मैंने पहले ही मार्क कर दिया, नीचे आपको इसकी स्टेटमेंट बाद में रीड करवाती हूँ, पहले आप इसकी एग्जांपल देख लें। दी मोटरसाइकिल इज ड्राइविंग, जब आप कहेंगे कि गाड़ी चल रही है, जैसे ये उसने एग्जांपल बताई है कि वो मूव कर रही है, तो आप कहेंगे कि ये मोशन की हालत में है। यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को मुसलसल बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, ये वर्ड बहुत जरूरी है, इसको आपने अच्छी तरह करना है और लिखना भी है, इसको मिस नहीं करना, ये मिस किया तो आपकी डेफिनेशन सारी गलत हो जाएगी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट्स सेड टू बी इन मोशन, तो हम कहेंगे कि ये मोशन की हालत में है। तो आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी जो है ये मोशन में है, हरकत में है, इसकी इर्द गिर्द की चीजों के लिहाज से, तो आप कहोगे कि ये गाड़ी मूव कर रही है, ये मोशन की हालत में है। आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप एरोप्लेन की दे सकते हो, एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर, इसके अलावा भी और 2-3 एग्जांपल आप दे दीजिएगा जब इसका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका समझ लिया है, आपको वीडियो में सारा कुछ समझ आ गया है। जो भी कोई चीज आप लोगों से मिस होगी, आपको समझ नहीं आई, तो वीडियो को दोबारा से देखें और उसको अच्छी तरह समझें। यहाँ तक आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही किए थे, अभी तक इसमें कोई भी लॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हम करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।